साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9 का इंटरनेट। तो इंटरनेट से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, क्या लेवल होगा प्रश्नों का और किस तरह से घुमा करके प्रश्न आएंगे, उन सारे प्रश्नों को समायोजित करके हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे बिल्कुल देसी तरीका से समझाने से, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती चले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। और प्रोटोकॉल क्या होते हैं इन सब के बारे में इससे पहले जो 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं इंटरनेट की, उसमें हम आपको बता चुके हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं सारी चीज़ें। सही आंसर बी यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट के रूप में तोड़ करके डाउनलोड करने में। देखिए, तो टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग बहुत बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेटों में तोड़ करके डाउनलोड करने के लिए होता है। अब टीसीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल एक नियमों के बने हुए सेट होते हैं जिनके आधार पर इंटरनेट का सही इस्तेमाल होता है। अब देखिए, टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं और वो है 400 MB की। ठीक है, जब आप उसे डाउनलोडिंग पे लगाएंगे तो शुरुआत कैसे होगी? 1.2 MB, फिर उसके बाद 4 MB, फिर 10 MB, फिर 5 MB, मतलब 15 MB, फिर आगे चल करके 20 MB, फिर जा करके कहीं जा करके 15 से 20 मिनट में वो आपकी पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। तो किस तरह से डाउनलोड हुई? वो एक टुकड़ों में डाउनलोड हुई, एक पैकेट्स के रूप में डाउनलोड हुई। तो वही जो टुकड़ों में डाउनलोड कर रहा है वो कौन डाउनलोड कर रहा है? तो टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से ही डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से जो बड़ा डेटा होता है उसे टुकड़ों में डाउनलोड करने के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है TRAI यानी कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है टेस्टिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है TRAI का। चलिए TRAI के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं, कब ये बना, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए, ट्राई का पूर्ण रूप भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। एक मिनट रुकिए, प्लेन निकल जाएं। तो देखिए क्या है, जहाँ पर मेरा घर है तो मेरे घर के जस्ट पीछे जो है आपका ग्वालियर का एयरबेस है। एक मिनट रुकिए, तो ग्वालियर का एयरबेस मेरे घर के जस्ट पीछे थोड़ी दूर चल करके महाराजपुरा ग्वालियर में, जहाँ पर अभी हम हैं। ठीक है, वैसे आपका इंदौर से क्लास चलता है लेकिन अभी ग्वालियर से चल रहा है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। तो अभी कुछ प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, इस वजह से यहाँ पर सुबह से ही प्लेन जो है बार बार जो फाइटर जेट हैं अप डाउन कर रहे हैं। चलिए उसको साइड में रखते हैं, अपनी वीडियो पर आते हैं। तो देखिए, तो ट्राई का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, हिंदी में से कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी और सन 2000 में नियम एवं कानूनों में संशोधन किया गया। ठीक है, स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1997 को। और नए नियम कब लागू किए गए? तो सन 2000 में इसमें नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्राई का मुख्यालय दूरसंचार भवन के नाम से नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर PD वाघेला, जो कि एक जो है IAS होते हैं, वो ट्राई के यहाँ पर महानिदेशक या फिर अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ट्राई करती क्या है? तो जितने भी आपकी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल हो गया, हाँ आपका रिलायंस हो गया, जियो हो गया, इन सबको जो है कंट्रोल करने का काम ट्राई के द्वारा किया जाता है। नियम और कानून ट्राई के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? www, ऑप्शन नंबर बी है मोज़ाइक, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर डी है ओपेरा। चलिए आंसर देखते हैं कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है। सही आंसर बी यानी कि जो मोज़ाइक है वो विश्व का पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ाइक है। इसका निर्माण एडरसन ने 1990 में किया था। तो किसने बनाया था? 1990 में एडरसन ने मोज़ाइक को बनाया था, जो विश्व का पहला जो है ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरा जो है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो ग्राफिकल की बात करते हैं तो दूसरा ग्राफिकल वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। पहला कौन सा है? तो पहला है आपका मोज़ाइक। अब विश्व का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो विश्व का पहला वेब ब्राउजर जो है वो है www। और इसका निर्माण किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न आपको गौर से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप www लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप मोज़ाइक लगाएंगे। आप कहेंगे सर ये अंतर क्या हो गया? तो देखिए, अगर आप www डालते हैं तो आपको केवल www ही लिखा मिलेगा।
गूगल पर कभी कोई चित्र वगैरह नहीं बना हुआ मिलेगा, लेकिन जब मोज़ेक डालते हैं तो मोज़ेक का एक चित्र बना हुआ मिलता है, एक आइकन बना हुआ मिलता है, तो एक ग्राफ बना हुआ आपको मिलता है मोज़ेक का। इस वजह से मोज़ेक जो है वो विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। और विश्व का पहला ब्राउज़र कौन-सा है, तो वो आपका www है, ठीक है? याद रखना। और दोनों का नाम आपको याद रखना है, दोनों के निर्माणकर्ता का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो ऐसा प्रोग्राम जिसका काम इंटरनेट पर पड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को यूजर की ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराना होता है, उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उसे सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमको अगर ढूँढना है तो हम पहले वेब ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, फिर उसमें हमारा एक सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल हो गया या फिर आपका ओपेरा मिनी हो गया। उस सर्च इंजन की मदद से जो है हम चीज़ों को सर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। अभी देखिए आपको समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पहले पढ़ लेते हैं। तो सर्च इंजन एक तरह का प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर पड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत के हिसाब से यूज़र को उपलब्ध कराता है, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन कौन-कौन से हैं? तो जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, एप्पल वालों के लिए सफारी हो गया, इसे वीआईपी भी कहते हैं, ठीक है ना? वीआईपी सर्च इंजन सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, तो ये सारे क्या हैं? एक तरह के सर्च इंजन हैं। और विश्व का पहला सर्च इंजन कौन-सा है? पूछा जा सकता है आपसे। तो विश्व का पहला सर्च इंजन ऑर्ची है, जिसे ऑर्की भी कहते हैं। अब देखिए सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अंतर बताते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कहीं पर खाना खाने गए होटल में, ठीक है? तो आप जिस होटल में गए हैं, वो आपका वेब ब्राउज़र हो जाएगा, ठीक है? अब होटल के अंदर आप जब गए हैं, तो आपको जो खाना सर्व कर रहा है, यानी कि जो भैया वहाँ पर सर्व करने के लिए आते हैं, जो जिन्हें आप वेटर कहते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आप एक तरह से सर्च इंजन होते हैं, ठीक है? तो आप उन भैया से ही बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, पनीर कोफ्ता चाहिए, पनीर टिक्का चाहिए, तो फिर वो जाते हैं और सर्च करते हैं कि उनके पास में ये चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है। उपलब्ध होती हैं, फिर आपको ले आकर के दे देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि होटल आपका एक वेब ब्राउज़र हो गया, यानी कि जहाँ पर हम चीज़ों को सर्च करने के लिए जाते हैं और जिसके अंदर हम सर्च करते हैं, वो अपना सर्च इंजन हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, ऑप्शन बी है 2 प्रकार के, ऑप्शन सी है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 8 प्रकार के। तो आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन-कौन से आईपी एड्रेस होते हैं? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो आईपी एड्रेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है IPv4 यानी कि आईपी वर्जन 4, और दूसरा है IPv6 यानी कि आईपी वर्जन 6। तो ये 2 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आईएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आईएसपी का फुल फॉर्म होता है, इसी के द्वारा आपको आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। अब देखिए, IPv4 जो है यानी कि आईपी वर्जन 4 जो है, उसमें 0 से लेकर के 255 तक नंबर होते हैं, और जो आपका IPv6 है, या उसमें जो है 0 से लेकर के 9 तक अंक आते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और आपको बता दें, आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है, और जो आईपी वर्जन 6 होता है वो 128 बिट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। किसी वेब पेज के एड्रेस को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वेब पेज होता है जिसको अपन खोलते हैं, तो आपको जो एड्रेस दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है यूआरएल, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर। चलिए आंसर देख लेते हैं कि वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं। सही आंसर बी, यानी कि किसी भी वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। चलिए यूआरएल के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो किसी भी वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अब यूआरएल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला भाग होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है डोमेन नेम, और तीसरा भाग होता है पाथ। तो इन 3 भागों से मिल करके यूआरएल बना हुआ होता है, ठीक है? अब देखिए, यूआरएल को जब अपन शेयर कर देते हैं, तो वो एक लिंक बन जाता है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हमारी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो जब आप शेयर करने जाएंगे, तो आप हमारे यूआरएल को शेयर करेंगे, और जैसे ही आप शेयर करेंगे, तो वो एक लिंक बन जाता है, और इसी लिंक को हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। जिसके पास आप शेयर करेंगे, वो इस लिंक पर क्लिक करेगा, सीधे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो यूआरएल को शेयर करने पर एक लिंक बन जाता है, और इसी लिंक को हाइपर लिंक कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। तो हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट की होती है, वो होती है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K दबाएंगे तो सीधे सीधे आप हाइपर लिंक में पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, जब इतना समझा ही दिया है, ठीक है ना? तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, यानी कि हमारे यूआरएल को लिंक में जरूर बदल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया डीएनएस का फुल फॉर्म। ऑप्शन है डोमेन नेवर सिस्टम, ऑप्शन बी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी है डोमेन नेम सर्वर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं डीएनएस को, और डीएनएस को डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सर्वर होता है। डोमेन नेम आईपी एड्रेस को नाम प्रदान करता है। कोई भी आईपी एड्रेस होता है तो उसको जो नाम दिया जाता है वो डोमेन नेम के द्वारा ही दिया जाता है। कैसे? तो जैसे कि आपके पास में कोई आईपी एड्रेस आया 192.0.0.1, तो ये एक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। अब इसी आईपी एड्रेस को जो है youtube.com नाम दे दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाता है? डोमेन नेम हो जाता है, यानी कि डोमेन नेम के द्वारा इसको नाम दिया जाता है। अब देखिए 192.0.0.1 ऐसे याद करने में बड़ी मुश्किल होती है, पढ़ने में भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप नाम जरूर याद कर सकते हैं youtube.com। तो इसी तरह से अपन को याद रखना कि youtube.com जो नाम दिया गया है वो डोमेन नेम के द्वारा ही दिया गया है, इसी को डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या करता है? आईपी एड्रेस को नाम में कन्वर्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो विश्व का पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1988, 1989, 1971 या फिर 2000? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 1971 में विश्व का पहला ईमेल भेजा गया था। अब चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ईमेल के जन्मदाता कौन है और भारत में ईमेल के जन्मदाता कौन है। आइए देखते हैं। तो विश्व का पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। विश्व में ईमेल और @ के जनक रे टैमिल्सन को माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ईमेल को भी बनाया और जो @ आपको चिन्ह दिखाई देता है उसका निर्माण भी रे टैमिल्सन के द्वारा किया गया था। भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में ईमेल के जनक शिवा आयादुराई को कहा जाता है, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बैंक्स के एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। गूगल के ईमेल अकाउंट का डोमेन नेम क्या होता है? तो gmail.com गूगल के जो ईमेल अकाउंट है उसका डोमेन नेम होता है। अभी रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है कि गूगल के ईमेल अकाउंट का डोमेन नेम क्या होता है, तो उसका नाम होता है gmail.com। जैसे अगर आप याहू पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको लास्ट में डोमेन नेम yahoo.com मिलता है। गूगल पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको लास्ट में google.com यानी कि gmail.com नाम आपको मिलता है। तो इसी को डोमेन नेम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, स्पैम मेल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रॉड मेल, ऑप्शन बी है जंक मेल, ऑप्शन सी है स्पेशल मेल या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है स्पैम मेल को। अब ये स्पैम मेल कहाँ पर दिखाई देता है? आइए देखते हैं। तो स्पैम मेल को जंक मेल के नाम से जाना जाता है। इसे अनसॉलिसिटेड मेल भी कहा जाता है, ठीक है। अनसॉलिसिटेड मेल का मतलब क्या होता है? अनचाहा मेल। जैसे यह एक अनचाही मेल होती है, जैसे किसी भी कंपनी की मेल। जैसे कि आपके पास में कोई कंपनी है, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इन पे अगर आप एक बार अपना जीमेल अकाउंट डाल देते हैं फिर ये लोग बार बार आपको बताते रहते हैं इतना फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, ये वो है। आप चाहते नहीं कि ये चीज़ें बताई जाएँ आपको, लेकिन फिर भी आपके पास में मेल आता रहता है। तो ऐसे मेल को स्पैम मेल या फिर अनसॉलिसिटेड मेल कहते हैं, ठीक है। अलग से एक फोल्डर बना होता है आपके जीमेल अकाउंट में स्पैम, उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेव होती रहती हैं, ठीक है। इसको आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कोई मेल अगर आपके पास में आता है, आप चाहते हैं बार बार ना आए, तो आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है अनसब्सक्राइब, उस पर जाकर के आप क्लिक कर दीजिए जो, और फिर उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए तो दोबारा आपके पास में ऐसे मेल नहीं आएंगे। तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास अगर मेल आता है कंपनी का, उस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर जाइए, वहाँ पर आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब जंक मेल के अंदर ही वायरस को भेजा जाता है। अब जैसे कोई वायरस अगर आपके जो है मोबाइल में आएगा तो वो जंक मेल के थ्रू ही आता है, ठीक है। सॉफ्ट मेल के थ्रू नहीं आता है। सॉफ्ट मेल के थ्रू आपके अकाउंट में आ ही नहीं सकता है, जो वायरस होता है वो जंक मेल के द्वारा ही आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट जिससे भारत की एकता अखंडता पर आंच आए करने पर कितने साल की सजा हो सकती है? कोई भी भ्रामक पोस्ट जैसे अगर आप कर देते हैं जिससे भारत की एकता अखंडता या फिर संविधान के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है? ऑप्शन ए है 2 साल, ऑप्शन बी है आजीवन कारावास, ऑप्शन सी मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर डी है 5 साल। तो सही आंसर डी, यानी कि 5 साल की आपको सजा हो सकती है अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट कर दी जिससे कि भारत की एकता अखंडता या फिर संविधान पर आंच आती है, ठीक है। देखिए, तो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करने पर जो भारत की एकता अखंडता को खंडन करती है, पोस्ट करने पर 5 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है, उस प्लेटफॉर्म से कहा जाता है कि उस पोस्ट को करने वाले को खोजें और उसकी जानकारी भारत सरकार को दें। जैसे कि कोई ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, ट्विटर पर किसी ने पोस्ट कर दिया भारत की अखंडता एकता अखंडता के बारे में, ठीक है, फिर लोग उसको शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो अब रीट्वीट करने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा। सबसे पहले ट्विटर से बोला जाएगा आप सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर इस पोस्ट को डिलीट कीजिए और हमको ये सर्च करके बताइए कि पहली बार ये पोस्ट किसके द्वारा की गई थी। अब ये काम ट्विटर का है, ट्विटर जाएगा कहीं से भी कुछ भी करके ये सर्च करके बताएगा अपने जो है सर्वर से कि सबसे पहले इस पोस्ट को किसने किया था। फिर उसके बाद वो पूरी जानकारी भारत सरकार के पास में जाएगी और भारत सरकार फिर उसको जो है सजा दे सकती है। 5 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। तो कोई भी पोस्ट करने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए, ये मत सोचिए कि किसी को पता नहीं चलेगा। पता चल जाता है, चाहे आप व्हाट्सएप पे करें चाहे फेसबुक पे करें, पता सबको चल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये थी आज की हमारी इंटरनेट की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाकी आपको बता दें सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं। बहुत आवश्यक है करंट अफेयर की डेली क्लास लेना आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी सारी यूनिट की जो भी करंट के प्रश्न नए-नए आ रहे हैं, वो सब वहाँ पर क्लियर होते हैं। चाहे ई-कॉमर्स हो, ई-गवर्नेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सारे जो है डेली अपडेटेड चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। नई-नई योजनाएँ जो चालू की गई हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि आज हमने अपलोड किया है 9 जून के करंट अफेयर के नाम से, वहाँ पर रायमोना कहाँ का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये आपके जो है पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित है एमपीपीएससी वालों के, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए करंट अफेयर की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तो जा करके जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते हैं। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।